हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। स्टार्ट करते हैं अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध मराठा साम्राज्य के साथ। मराठा हरामजादे बड़ा उछल रहे थे, बहुत उछल रहे थे। गाली में इनको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का एक वो था और ये बाहर से आए हुए गोरी चमड़ी थे। सिर्फ तुमने इसको सत्ता से हटाने के लिए, और बेवकूफ़ इस प्रकार से इतने ज़्यादा कि इनको ये लगा कि मदद होगी हमारी अंग्रेज़ों के द्वारा हमेशा अनिश्चित काल तक। जिस टाइम पर ये टीपू सुल्तान को हराने के लिए ये थ्री एक्सेस अलायंस एक साथ बन गई थी, मराठा, हैदराबाद का निज़ाम और कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारा हमेशा से साथ देती रहेगी। ये मूर्ख उल्लू लोग समझ नहीं पाए ईस्ट इंडिया कंपनी की एक आइडियोलॉजी को। तो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ये सोचा कि अब हमें ना मराठा साम्राज्य की पावर को कर्व करना है और इवेंचुअली इनको डिस्ट्रॉय करके रख देना है, इनका हिंदुस्तान से नामो निशान मिटा देना है। मराठाओं ने हाल ही में अभी इस टाइम की जो बात चल रही है, इस टाइम में हाल ही में अभी एक शिकस्त उन्होंने प्राप्त करी थी जब तीसरे पानीपत के युद्ध में वो हार गए थे 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या मुझे कोई बता सकता है कि किसके बीच में हुआ था? मराठास वर्सेस संजय दत्त की अभी एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, अहमद शाह अब्दाली, है ना, अहमद शाह अब्दाली। एंड यू शुड वॉच दिस मूवी। कृति सेनन और सबसे बड़े उल्लू की है इंडिया में पानीपत। हाँ, अर्जुन कपूर और कृति सेनन की सबसे बड़ा उल्लू है वो, सबसे उल्लू एक्टर। ठीक है, तो विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, मराठा का जो सपना था दिल्ली से रूल करने का, वो शीशों की तरह टुकड़ों टुकड़ों में चूर चूर होकर बिखर गया। इसके बाद मराठास ना बड़ी सारी रियासतों के अंदर डिवाइड हो गए क्योंकि इनके अंदर टसल हो गई थी। जो इनके चीफ्स थे, जो सरदार थे, वो अलग अलग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, सच एस ग्वालियर के सिंधियास, होलकर ऑफ इंदौर, गायकवाद एंड भोसले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भोसले फ्रॉम नागपुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो चीफ्स थे ये एक साथ, मतलब आप समझो कि हिंदुस्तान के फॉर एग्जांपल मान लो ये तितर बितर कोनों में फैल रखे हैं। मान लिया कि सिंधिया यहाँ पर हैं, ठीक है, होलकर यहाँ पर, गायकवाद यहाँ पर और भोसले यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये ना एक दूसरे से एक प्रकार से बंद रखे थे। ये अलग अलग चीफ तो थे लेकिन ये एक दूसरे से एक धागे की तरह बंद रखे थे एक अलायंस में, जिसको बोला जाता था कॉन्फेडरेसी। और इनका जो कॉमन रूलर था, यानी कि ये अपने हिसाब से अपने आप को ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, पुणे, यहां से अपने आप को चला सकते थे, रूल कर सकते थे ये चारों के चारों। लेकिन बीच में जो इनकी सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, जो इन सबको कंट्रोल करता था, इस पहिए का मेन पहलू, वो पोस्ट हुआ करती थी पेशवा की। ठीक है, प्रिंसिपल मिनिस्टर, उस जमाने का इनके अंपायर का कह लो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो इनका एक इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन जाता है। और ये गद्दी संभालते हैं पेशवा पुणे में। महाजी सिंधिया और नाना फडनिस, ये दो फेमस मराठा साम्राज्य के सोल्जर्स थे और स्टेट्समैन थे, यानी कि अच्छे कोर्ट डिसीजन मेकर थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनका काफ़ी अच्छा योगदान रहता था। ये लेट 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। मराठास ना धीरे धीरे करके वीक होते चले जा रहे थे क्योंकि बड़े सारे युद्ध का इनको सामना करना पड़ा। पहला वॉर जो इनको फेस करने को मिलता है अंग्रेजों के सामने, फर्स्ट वॉर, अब हम इसको क्या बोलेंगे जरा मुझे बताओ जरा? एंग्लो एंग्लो मराठा वॉर। ये एंड होता है 1782 में, जब इनको साइन करनी पड़ती है ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सलबाई, ट्रीटी ऑफ सलबाई। और इस ट्रीटी ऑफ सलबाई में ये कहा जाता है कि कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, नीदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर मराठास।
उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से लेकर 1805 तक, और ये अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ा गया, अलग अलग जगह से। और इसका रिजल्ट क्या निकला? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उड़ीसा को प्राप्त कर लिया था, और जो टेरिटरीज थी नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, यानी कि दिस वॉर प्रूव्ड इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। फाइनली ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा 1817 से लेकर 1890 तक, इसने मराठा साम्राज्य की पावर को कुचल कर रख दिया। पेशवा जो है उनको हटा दिया गया, क्योंकि अब कॉन्फेडरेसी तो कोई रह नहीं गई थी, पेशवा की पोस्ट जो थी वो स्थगित कर दी गई। एंड ही वॉज सेंड अवे टू बितुर नियर कानपुर विद अ पेंशन, कि पेंशन मिलती रहेगी, चुपचाप बुढ़ाओ, तुम बुढ़े वहां रहो, और ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो जिन पे तुम टिके हुए थे कि अलग अलग हमारे सरदार हैं, चीफ हैं, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, हमने सबको मिट्टी में परास्त कर दिया। अब कंपनीज का कंट्रोल जो था वो पूरी तरीके से था ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास रीजन। धीरे धीरे करके आप देख रहे हो कितनी महान महान हस्तियों को इन्होंने हराया। और यहां पर आपको देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंड रिमेंबर गाइस कि ही इज नॉट लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं द क्लेम टू पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का मतलब एक प्रकार से ये होता है सुप्रीमेसी। पैरामाउंटसी का एक प्रकार से मतलब होता है सुप्रीमेसी, या फिर एक प्रकार से बोइंग, सजदा करना, सर झुकाना, बोइंग बिफोर दी क्राउन और मोनार्क। ये टर्म याद है आपको? रागिनी, ब्रिटिश पैरामाउंटसी हमने पढ़ी थी टर्म ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में, है ना। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट जो अर्ली 19th सेंचुरी थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक ना पूरी की पूरी एग्रेसिव पॉलिसी खेल रही थी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की। अब बहुत हो गया धीरे धीरे करके कब्जा करना, अब चुटकी बजा बजा के जल्दी जल्दी कब्जा करना है हमें। तो अंडर गवर्नर जनरल जो 1830 से लेकर 1823 तक थे, लगभग 10 साल जिन्होंने रूल करने आए जो यहाँ पर, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। अब जो कंपनी थी ना वो ये क्लेम करती थी कि जो इसकी जो अथॉरिटी है ना वो पैरामाउंट है, सुप्रीम है, आपको हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी, और किसी भी हिंदुस्तानी रियासत से ज्यादा पावर हमारी है। इन्होंने क्लेम करना स्टार्ट करा। इन्होंने इस चीज को भी जस्टिफाई करा कि हम जो किसी भी टेरिटरी को एनेक्स कर रहे हैं ना, किसी भी इंडियन किंगडम को अपने पावर के अधीन लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन असल बात आप सब जानते हो कि ये बात थी इनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। और जो प्यार से नहीं मानते थे तो आप जानते हो इनकी साइकोलॉजी, वॉर, ट्रीटी वॉर। ये जो इनका व्यू था ना कि हम ही सुप्रीम है और कोई भी हिंदुस्तानी राजा और उनकी जो कोई भी रियासत है, कोई भी उनका राज्य है, वो हमसे सुप्रीम नहीं हो सकता। ये ब्रिटिश की पॉलिसीज को गाइड करती रहती है, क्योंकि आप देखो ना, इंसान को सक्सेस ना मिल रही हो अपने कर्तव्यों से, तब तो उसका कॉन्फिडेंस चरमराए भी, डगमगाए भी। लेकिन जहां जहां पर इन्होंने निशाना साधा, फिर चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो अवध हो, या कोई सी भी टेरिटरी हो, या शुरू शुरू में समुद्री हिस्सों पर बंगाल वगैरह जैसी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, मद्रास, बॉम्बे जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जा करना, कॉन्फिडेंस देखो ना बढ़ते ही चला गया। दिल्ली का सुल्तान शाह आलम II, उसको बैटल ऑफ बक्सर में हराना, बैटल ऑफ प्लासे में ये देखना कि हिंदुस्तानी राजाओं के जो चीफ हैं, जो काफी इनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड माने जाते हैं, ये गद्दार हैं, नवाब बनने के लिए किसी भी हद तक कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है, अपने ही सुल्तान से गद्दारी कर बैठेंगे। ये सारी चीजें इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते चली गई। और इस बार अब ये 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में
अब जो इनकी एक्सपेंशन पॉलिसी थी ना, उसमें आपको एग्रेसिवनेस देखने को मिलेगी। एग्रेसिवनेस इन द सेंस के अब जल्दी 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 कब्जा करना है। ये जो प्रोसेस था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसको किसी ने भी चैलेंज नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिशर्स ने कर्नाटका में एक जगह है कित्तूर, जब इसको एनेक्स करने की कोशिश करी, तो यहां पर अब देखो, विमेन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछने लगा है, जो कि लोगों का कहना है कि स्पेक्ट्रम में भी ये नहीं मिलते हैं, हमें स्पेक्ट्रम में भी नहीं मिलते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी 3 साल से लोगों को हवा भी नहीं लग रहे हैं कि क्वेश्चंस बन कहाँ से रहे हैं। सारी की सारी स्टेटमेंट जो है हमें स्पेक्ट्रम से नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी, तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 12 तक पूरी की पूरी, ये आपको पता होनी चाहिए। जो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आजकल प्रीलिम्स में, जिसके लिए आप लोग तंग हो जाते हो, मैं बता देता हूं कि वो क्वेश्चंस बेसिक बुक्स के अलावा आ कहां से रहे हैं। आप शेखर बंदोपाध्याय की प्लासे टू पार्टीशन पढ़ सकते हो। पूरा अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसमें जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन हो, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके A4 शीट्स पर उनकी उसकी रीडिंग्स के नोट्स बना लो, और वो आपको पता लगेगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बड़े सारे रूलर्स जो कि नहीं दे रखे हैं कहीं भी, किसी और जगह पर, किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में, डायरेक्टली यूपीएससी यहां से क्वेश्चन उठा रहा है। इवन मेंस के बड़े सारी एनालिसिस आपको यहाँ से कवर करने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें, ऐसी यूनिक चीज़ें, ऐसे यूनिक नाम, ऐसी यूनिक घटनाएं जो कि आपको इवन इतनी मोटी स्पेक्ट्रम की बुक या किसी भी अन्य किताब के अंदर नहीं मिलेगी। बुक का नाम है प्लासे टू पार्टीशन, इसको लिखा है शेखर बंदोपाध्याय ने। लेट मी शो यू। प्लासे टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय। दिस इज द बुक, अमेजन पे अवेलेबल है, आप सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, काफ़ी टाइम पहले आई थी, अब इसका अपडेशन नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, रानी चन्नम्मा, ठीक है, क्वीन ऑफ कित्तूर, इन्होंने हथियार उठा लिए थे और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट इन्होंने लॉन्च करी थी। इनको अरेस्ट कर लिया गया था 1824 में, और ये जेल में ही मर गई थी 1829 में। बट इनका, इन्हीं के गांव में एक चौकीदार था, रयन्ना, संगोली में, कित्तूर में, इसने रेजिस्टेंस कैरी करी थी इनके नाम पर। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, मालकिन मिट गई तो क्या हुआ, मैं उनकी हस्ती नहीं मिटने दूंगा। ठीक है, विद द पॉपुलर सपोर्ट इसने बड़े सारे ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करा। ठीक है, इसको भी पकड़ लिया गया, अबे चौकीदार इधर आ, और इसको लटका दिया अंग्रेजों ने 1830 में। ठीक है, इसको बोला था तेरे को रखवाली करने के लिए रखा था, तू रात को सीटियां मारते फिरता, कुत्ते भगाता, तू हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, और पकड़ लिया इसको। इन द लेट 1830s ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटेन की भिड़प हो गई थी रशिया से। ठीक है, इट इमेजिन कि रशिया जो है वो एशिया क्रॉस करके इंडिया एंटर कर सकता है नॉर्थ वेस्ट से। इस डर की वजह से ब्रिटिश जो थे, अब एक वो ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर करना चाहते थे। अब इस बात की एनालिसिस आप सब लोग जानते हो, शुरू से ही लेकर अभी तक, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर अभी तक, मैं आप सबको ये चीज़ नहीं बता चुका बहुत अच्छे से कि हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रहते हैं, वो बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा, चुनौतियों से भरा है। बताओ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, क्या सारे के सारे शत्रु फ्रॉम एंशियंट एरा टू मेडिवल एरा टू मॉडर्न एरा, क्या सारे के सारे इसी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से नहीं घुसे हैं सारे लोग? बताओ। तो इनको, नहीं 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 नहीं, अरे ज़्यादातर जो, मतलब जैसे जो तख्त पलटने आए यहाँ पर, या कब्जा करने आए,
है ना, अरब ट्रेडर्स हो गए, या ये जो दिल्ली सल्तनत के जितने लोग थे, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, अज़रबैजान, है ना, अफ़गानिस्तान, ये सारे के सारे यहीं से तो चले आए हमेशा। और जब भी आक्रमण होता था, चाहे अशोका के टाइम की बात कर लो, चाहे किसी की भी बात कर लो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो हमेशा हमारा ऐसे ही रहा है कि यहाँ पर शनि भारी रहता है हमेशा से। तो इन्होंने पहली बार ये सोचा कि हमें इसको ना सिक्योर बनाने की ज़रूरत है, इसको प्रॉपर तरीके से गार्ड करने की ज़रूरत है। इन्होंने लंबा एक काफ़ी युद्ध लड़ा इन्होंने अफगानिस्तान में 1838 एंड 1842 में, और इन्होंने एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल वापस स्टैब्लिश कर लिया। सिंध को इन्होंने कब्जा करा। अब ये देख रहे हो, ये इसका कोई मतलब नहीं बनता था अफगानिस्तान और सिंध एकदम से जाने का, लेकिन क्यों? इन ऑर्डर टू सिक्योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब इसके बाद पंजाब तक आते आते, यानी कि आप देख रहे हो, अगर मैं इसको क्रोनोलॉजी में ऊपर लगा दूं तो कुछ ऐसे ही है ना, ये अफगानिस्तान ये इधर, फिर उसके बाद आपको सिंध दिखेगा, फिर ये पाकिस्तान दिखेगा, तो यहाँ से यानी कि देखो यहाँ से ऐसे करते 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 ये बॉर्डर, और यहाँ पर जो है अपना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इंडिया का इस तरफ। तो पहले इसको सिक्योर बनाना है इनको, यही यही इमेज तो दिखाई है मैंने यहाँ पर, ये देखो येलो कलर की, ठीक है, समझ गए। बट यहाँ पर पंजाब के अंदर एक लीडर था महाराजा रंजीत सिंह, इसने कंपनी को रोका। यहाँ पंजाब को इनको शिकस्त करना इतना आसान भी नहीं रहा, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद इन 1839 दो वॉर इन्होंने लड़े सिख किंगडम में। तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, कौन से वॉर? एंग्लो एंग्लो सरदारों से लड़े ना, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर। इसको एक काम मत करना, ज्यादा दिमाग भी मत लगा देना, एंग्लो पंजाब वॉर मत लिख कर आ जाना रागनी, ठीक है। हाँ, एंग्लो पंजाब वॉर, वरना यूपीएससी भी लिख देगा आपके पेपर में, चेक है जो एग्जामिनर, एंग्लो नहीं, एंग्लो बल्ले बल्ले वॉर। ठीक है, तो सिख किंगडम से लड़े, ठीक है। अल्टीमेटली 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड। अब जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी ना, और जो भी हम आगे भी कवर करेंगे, आप प्लीज़, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, किस रूलर को कैसे हराया कैसे नहीं हराया वो तो आपको विद इन द किंगडम पता लग जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है, आप इतना पढ़ने के बाद कभी ये तो बोलोगे नहीं कि टीपू सुल्तान जो था वो पंजाब से था, महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो मैसूर से थे। लेकिन अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको ना क्रोनोलॉजी याद रखनी है। आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, किस किंगडम को सबसे पहले हराया, किस किंगडम को लास्ट में हराया। यानी कि आपको इसके साथ साथ ये याद रखना है कि कौन सा एंग्लो कौन सा युद्ध, मतलब एंग्लो विच, एंड लास्ट वाला एंग्लो कौन सा युद्ध। फिर आपको रूलर्स की क्रोनोलॉजी भी पता होगी कि अगर कोई रूलर्स आए ना तो वो कौन से होंगे। अब एक बच्चे क्या सोचते कि 5-7 ऑप्शन हो गए तो उनके तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं पेपर के अंदर कि यार ये तो सारे मिक्स करके इसने दे दिए, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। पहले ये याद कर लो कि कौन सा एंग्लो वॉर कौन सी इंडियन स्टेट के साथ हुआ। तो अब अगर यहाँ पर नाम आ गया, सिंधिया का कोई नाम आ गया, तो अब इतना तो पर्सन को पता होगा ना कि नहीं यार ये वाला युद्ध जो था ये तो मराठा के साथ हुआ था, और मराठा का युद्ध बाद में हुआ था, पहले मैसूर के साथ हुआ था। तो ऐसे करके एग्जाम में याद आता है कोई, वरना परफेक्ट इसकी टेबल बना करके पहला रूलर कौन, फिर ऐसा पहला रूलर लिखना, तो क्या वास्को डी गामा से लेकर महात्मा गांधी की गोली लगने तक क्या शीट भरते रहोगे अपनी, ऐसी क्या दीवारें भरते रहोगे? क्या एस्पिरेंट्स का संदीप भैया बनना है? ठीक है, ये चीज़ है महाराजा रंजीत सिंह ये, ठीक है। क्या ये चीज़ आपको सबको समझ में आ गई यहाँ तक, एंग्लो सिख वॉर तक? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।